नमस्कार दोस्तों। तो आज मैं आपको सुनाने चल रही हूँ सुभद्रा कुमारी चौहान जी के द्वारा लिखी गई कहानी मछली रानी। वे मेरे कौन थे, मैं क्या बताऊँ। वैसे देखा जाए तो मेरे कोई भी ना होते थे। होते भी तो कैसे। मैं ब्राह्मण, वे क्षत्रिय। मैं स्त्री, वे पुरुष। फिर ना तो रिश्तेदार हो सकते थे और ना मित्र। आह, यह क्या कह डाला मैंने। मित्र। भला किसी स्त्री का कोई पुरुष भी मित्र हो सकता है? और यदि हो भी तो क्या समाज इसे बर्दाश्त करेगा? यहाँ तो किसी पुरुष का किसी स्त्री से मिलना जुलना या किसी प्रकार का व्यवहार रखना ही पाप है। और यदि कोई स्त्री किसी पुरुष से किसी प्रकार का व्यवहार रखती है, प्रेम से बातचीत करती है, तो वह स्त्री भ्रष्टा है, हीना है। नहीं तो पर पुरुष से मिलने जुलने का और मतलब ही क्या हो सकता है। खैर, ना तो मुझे समाज से कुछ लेना देना है, ना समाज से कुछ सरोकार। समाज ने तो मुझे दूध की मक्खी की तरह निकाल कर दूर फेंक दिया है। फिर मैं ही क्यों समाज की परवाह करूं। मेरे माता पिता साधारण स्थिति के आदमी थे। परिवार में माता पिता के अतिरिक्त मुझसे बड़े मेरे 3 भाई और भी थे। मैं सबसे छोटी थी। छोटी होने के कारण घर में मेरा लालन पालन बड़े लाड़ प्यार से हुआ था। मेरे 2 भाई बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे और दोनों से छोटा राजन मैट्रिक में पढ़ रहा था। मेरे पिताजी संस्कृत के पूरे पंडित थे और पुरानी रूढ़ियों के कट्टर पक्षपाती। यहाँ तक कि वे मेरा विवाह 9 साल की उम्र में करके गौरीदान के अक्षय पुण्य के भागी बनना चाहते थे। कई लोगों के और विशेषकर मेरे भाइयों के विरोध के कारण ही वे ऐसा ना कर सके। जब मैं 5वीं में पढ़ रही थी और मेरी आयु 14 साल के लगभग थी, तब मेरे माता पिता को मेरे विवाह की चिंता हुई। वे योग्य वर की खोज में थे कि संयोग से ललितपुर के तालुकेदार राम मोहन हमारे कस्बे में शिकार खेलने के लिए आए। कस्बे से लगा हुआ ही एक बड़ा जंगल था, जहाँ शिकार खेलने का अच्छा मौका था। उनका खेमा जंगल से बाहर कस्बे के पास ही था। कस्बे वालों के लिए यह खासा तमाशा सा हो गया था। उनके टेंट में कभी ग्रामोफोन बजता और कभी नाच गाना होता। लोग बिना पैसे के तमाशा देखने को झुंड के झुंड जमा हो जाते। एक दिन मैं भी राजन और पिताजी के साथ राजा साहब के डेरे पर गई। मेरे पिताजी की राजा साहब से जान पहचान हो गई थी। हम लोग उन्हीं के पास जाकर कुर्सियों पर बैठ गए। राजा साहब ने हमारा बड़ा सम्मान किया। लौटते समय उन्होंने हम लोगों को अपनी ही सवारी पर भेजा और साथ में बहुत से फल, मेवा और मिठाई इत्यादि भी रखवा दी। कस्बे की कई लड़कियों और लड़कों ने मुझे राजा साहब की सवारी पर लौटते हुए उत्सुक नेत्रों से देखा। उस सवारी पर बैठकर मैं अनुभव कर रही थी कि जैसे मैं कहीं की रानी हूँ। मैंने उनकी ओर आंख उठाकर भी ना देखा। दूसरे दिन राजा साहब ने स्वयं पिताजी को बुलवा भेजा और उनसे मिलकर 2-3 घंटे बाद जब पिताजी लौटे तो इतने प्रसन्न थे कि उनके पैर धरती पर ना पड़ते थे। ऐसा मालूम होता था सारे संसार को जीत कर आ रहे हैं। आते ही उन्होंने मेरी पीठ ठोकी और वे माँ से बोले, इससे अच्छा और क्या हो सकता था। तारा का विवाह राजा साहब के मझले लड़के से हो गया। माता पिता दोनों ही इस संबंध से बड़े प्रसन्न हुए। मेरे भाइयों ने जब सुना कि तारा का विवाह एक तालुकेदार के विलासी लड़के से जो मामूली हिंदी पढ़ा लिखा हुआ है तय हुआ है, तो उन्होंने इसका विरोध किया। किंतु उनके विरोध को कौन सुनता था। पिताजी तो अपना हट पकड़े थे। उनकी समझ में इससे अच्छा घर और वर मेरे लिए कहीं मिल ही ना सकता था। सबसे अधिक आकर्षक बात तो उनके लिए यह थी कि वर बहुत बड़े खानदान 20 बिस्वे कन्नौजियों के घर का लड़का था। फिर राजा से रिश्तेदारी करके कस्बे में उनकी इज्जत बढ़ ना जाएगी क्या। इसके अतिरिक्त विवाह का प्रस्ताव भी तो स्वयं राजा साहब ने ही किया था। नहीं तो भला मामूली हैसियत के मेरे पिताजी यह प्रस्ताव कैसे ला सकते थे। सबसे बढ़कर बात तो यह थी कि दहेज के नाम से कुछ ना देकर भी लड़की इतने बड़े घर में ब्याही जाती थी। फिर भला इन बड़े बड़े आकर्षणों के होते हुए भी पिताजी इस प्रस्ताव को कैसे टाल देते। पिताजी मेरी किस्मत की सराहना करते कहते, मेरी तारा तो रानी बनेगी। रानी बनने की खुशी में मैं फूली फूली फिरती थी। भाइयों का विरोध करना मुझे अच्छा ना लगता था, किंतु मैं उनके सामने कुछ कह भी ना सकती थी। खैर, भाइयों के बहुत अनुरोध करने पर भी मेरा विवाह
मजले राजा मनमोहन के साथ हो ही गया। फूलों से सजी हुई मोटर, उस पर बैठकर मैं ससुराल के लिए रवाना हुई। हमारे कस्बे और ललितपुर के बीच में केवल 27 मील का अंतर था, इसलिए बारात मोटरों से ही आई और गई थी। जीवन में पहली बार मोटर पर बैठी थी। मुझे ऐसा मालूम होता था कि जैसे मैं हवा में उड़ी जा रही हूँ। 27 मील तक मोटर पर बैठने के बाद भी जीना भरा था। यही चाहती थी कि रास्ता लंबा होता जाए और मैं मोटर पर घूमा करूं, किंतु क्या यह संभव था? आखिर को एक बड़े भारी महल में जनाने दरवाजे पर मोटर जाकर खड़ी हो गई। सास तो थी ही नहीं, इसलिए मेरी जेठानी बड़ी रानी जी परछन पर मुझे उतार ले गई। मुझे एक बड़े भारी सजे हुए कमरे में बिठा दिया गया और स्त्रियां बारी बारी से मुंह खोल खोल कर देखने लगी। कोई रुपया, कोई छोटे छोटे जेवर या कपड़े मेरे मुंह दिखाई में दे देकर जाने लगी। मेरी जेठानी बड़ी रानी ने भी मेरा मुंह देखा, कुछ बोली नहीं, ऊं करके मेरी अंगुली में अंगूठी पहना दिया। मैंने सुना कि वे पास के किसी कमरे में किसी से कह रही थी, देखा बहू को, क्या तारीफ के बुल पुल बद रहे थे। ससुर जी के कहने से तो बस यही मालूम होता था कि इंद्र की अप्सरा ही होगी, पर ना रूप ना रंग, ना जाने क्या सुंदर कह कह के कंगले को की बेटी ब्याह अपनी इज्जत हल्की की। रोटी बेटी का व्यवहार तो अपनी बराबरी वालों ही में होता है। बिरजू की माँ, पर ससुर जी तो इसके रूप पर बिल्कुल लट्टू ही हो गए थे। मैं सुंदर नहीं हूँ तो क्या मुझे सुंदरता की परख भी नहीं है? ना जाने कितनी सुंदरियां देखी हैं, यह तो उनके पैरों की धूल के बराबर भी ना होगी। मालूम होता है उम्र के साथ साथ ससुर जी की आंखें भी सठिया गई हैं। मजले राजा को डुबो दिया। बिरजू की माँ उन्हीं की हाँ में हाँ मिलाती हुई बोली, सुंदर तो है रानी जी, जैसी आप लोग हैं वैसी ही है, पर अभी बच्ची है, जवान होगी तो रूप और निखर जाएगा। बड़ी रानी तिलमिला उठी और बोली, रूप निखरेगा पत्थर, होनहार बिरवान के होठ चीखने पात, निखरने वाला रूप सामने ही दिखता है। फिर वे जरा विरक्ति के भाव में बोली, ओह, जाने भी दो, अच्छा हो या बुरा हमें क्या करना ही है। जब मैं वहां अकेली रह गई, सारी औरतें चली गईं, तो मेरी माँ के घर की खवासन ने सूना कमरा देखकर मेरा मुंह खोल दिया। शीशा उठाकर मैंने एक बार अपना मुंह ध्यान से देखा, फिर रख दिया। ढूंढने से भी मुझे अपने रूप रंग में कोई ऐब ना मिला। पहली बार केवल 5 दिन ससुराल रहकर मैं अपने पिता के साथ मायके आ गई थी। ससुराल के 5 दिन मुझे 5 वर्ष की तरह मालूम हुए। मैंने जो रानी बने का सुनहला सपना देखा था, वह तो दूर चूर हो चुका था। ससुराल से लौटकर मैंने तो कुछ भी ना कहा, किंतु खवासन ने वहां के सब हालचाल बतलाए। माँ ने कहा, तो क्या रानी केवल कहने के लिए ही होती हैं? भीतर का हाल हमारे घरों से भी गया बीता होता है। मैं अपनी माँ के साथ मुश्किल से महीना सवा महीना ही रह पाई थी कि मुझे बुलाने के लिए ससुराल से संदेशा आया। राजाओं की इच्छा के विरुद्ध तिल भर भी मेरे पिताजी कैसे जाते? ना चाहते हुए भी उन्हें मेरी विदाई करनी पड़ी। इतनी जल्दी ससुराल जाना मुझे जरा भी अच्छा ना लगा, परंतु क्या करती, लाचार थी। सावन में जबकि सब लड़कियां ससुराल से मायके आती हैं, मैं ससुराल रूपी कैद खाने में बंद होने चली थी। देवर के साथ फिर मोटर पर बैठी। इस बार मैंने अपना छोटा सा हारमोनियम भी साथ रख लिया। फिर ससुराल पहुंची। पहली बार तो मेरे साथ माँ के घर की खवासन थी। इस बार उस हारमोनियम और छोटी सी पुस्तकों को छोड़कर कोई ना था। मेरा जी एक कमरे में चुपचाप बैठे बैठे घबराया करता। घर में कोई ऐसा ना था जिससे घंटे 2 घंटे बातचीत करके जी बहलाती। केवल छोटे राजा, मेरे देवर की बातें मुझे अच्छी लगती थी, किंतु वे भी मेरे पास कभी कभी और अधिकतर बड़ी रानी की नजर बचाकर ही आते थे। मैं सारे दिन पुस्तकें पढ़ा करती, पर पुस्तकें थी ही कितनी, 8-10 दिनों में सब पढ़ डाली। यहाँ तक कि एक एक पुस्तक 2-2 3 3 बार पढ़ी गई। छोटे राजा कभी कभी मुझे अखबार भी ला दिया करते थे, किंतु सबकी आंख बचाकर। घर में सब काम के लिए नौकर चाकर और दास दासियां थी। मुझे घर में कोई काम ना करना पड़ता था। मेरी सेवा में भी 2 दासियां सदा बनी रहती थी, पर मुझे तो ऐसा मालूम होता था कि मैं उनके बीच में कैद हूँ, क्योंकि मेरी राई रत्ती भी बड़ी रानी के पास लगा दी जाती थी। उन दासियों में से यदि मैं किसी को किसी काम से भेजना चाहती,
तो वे मेरे कहने मात्र से ही कहीं ना जा सकती थी। उन्हें बड़ी रानी से हुक्म लेना ही पड़ता था। यदि उधर से स्वीकृति मिल जाती तो मेरा काम होता, अन्यथा नहीं। इसी प्रकार हर माह मुझे खजाने से हाथ खर्च के लिए 150 रुपए मिलते थे, किंतु क्या मजाल कि उनमें एक भी पाई महाराजा से पूछे बिना खर्च कर दूं। भीतर के शासन की बागडोर बड़ी रानी के हाथ में थी और बाहर की महाराजा मेरे ससुर के हाथ में। मेरे पति मछले राजा बड़े ही विलास प्रिय, मदिरा सेवी, शिकार के शौकीन और ना जाने क्या क्या थे। मैं क्या बताऊं, वे बहुत सुंदर भी थे, किंतु उनके दर्शन मुझे दुर्लभ थे। 4-6 दिन में कभी घंटे आधे घंटे के लिए वे मेरे कमरे में आ जाते तो मेरा अहोभाग्य समझो। उनकी रूप माधुरी को एक बार भी जी भर पीने के लिए मेरी आंखें आज तक प्यासी हैं, किंतु मेरे जीवन में वह अवसर कभी न आया। इस दिखावटी वैभव के अंदर मैं किसी प्रकार अपने जीवन को घसीटे जा रही थी। इसी समय मेरे अंधकार रूप जीवन में प्रकाश की एक सुनहली किरण का आगमन हुआ। छोटे राजा की उम्र 17-18 साल की थी। वे बड़े नेक और होनहार युवक थे। घर में पढ़ने लिखने का शौक केवल उन्हीं को था। छोटे राजा मैट्रिक की तैयारी कर रहे थे और एक मास्टर बाबू उन्हें पढ़ाया करते थे। घर में आने जाने की उन्हें पूर्ण स्वतंत्रता थी। घर में स्त्रियों की आवश्यक वस्तुएं बाहर से मंगवा देना भी मास्टर बाबू के ही जिम्मे था। इसलिए वे घर में सबसे ज्यादा परिचित थे। विवाह के बाद से ही बड़ी रानी मुझसे नाराज थी। उन्हें मेरी चाल ढाल रहन सहन जरा भी ना सुहाती। हर बात में मेरे ऐब ही ढूंढ निकालती। तिल का ताड़ बनाकर मेरी जरा जरा सी बात को वे परिचित या अपरिचित जो कोई आता उससे कहते। शायद वे मेरी सुंदरता को मेरे ऐबों से ढक देना चाहती थी। वही बात उन्होंने मास्टर बाबू के साथ भी की। वे तो घर में रोज ही आते थे और रोज मेरी उनसे शिकायत होने लगी, किंतु उसका असर उल्टा ही हुआ। मैंने देखा, तिरस्कार की जगह मास्टर बाबू का व्यवहार मेरे प्रति अधिक मधुर और आदरपूर्ण होने लगा। छोटे राजा को मेरा गाना बहुत अच्छा लगता। वे बहुधा मुझसे गाने के लिए आग्रह करते। मुझे तो अब गाने बजाने की कोई और विशेष रुचि ना रह गई थी, किंतु छोटे राजा के आग्रह से मैं अब भी कभी कभी गा दिया करती थी। एक दिन की बात है, जाड़े के दिन थे, किंतु आकाश बादलों से फिर भी ढका था। मैं अपने कमरे में बैठी एक मासिक पत्रिका के पन्ने उलट रही थी। इतने में छोटे राजा आए और मुझसे बोले, मछली भाभी कुछ गाकर सुनाओ। मुझे बहुत टाल मटोल की, किंतु छोटे राजा ना माने और उन्होंने बाजा उठाकर सामने रख दिया। मैंने हारमोनियम की पर गीत गोविंद का यह पद छेड़ा। बिहरत हरिरि शरद बसंते, नृत्यत युवति जनेन, समम विरहि जनस्य दुरंते। मास्टर बाबू भी ना जाने कैसे और कहां से आए और पीछे चुपचाप खड़े हो गए। छोटे राजा की मुस्कुराहट से मैं भाप गई। पीछे फिरकर उन्हें देखा तो हारमोनियम सरका कर मैं चुपचाप बैठ गई। वे भी हंसकर वहीं बैठ गए। बोले, मछली रानी आप इतना अच्छा गा सकती हैं, मैंने आज ही जाना। छोटे राजा, अच्छा ना गाती होती तो क्या मैं मूर्ख था जो इनके गाने के पीछे अपना समय नष्ट करता। इधर यह बातें हो ही रही थी कि दूसरी तरफ से पैर पटकती हुई बड़ी रानी कमरे में आई। क्रोध से बोली, यह घर तो अब भले आदमी का घर कहने लायक ही नहीं रहा। ला शर्म तो अब जैसे धो के पी ही ली हो। बाप रे बाप, हद हो गई। जैसे हल्के घर की है वैसे ही हल्के बातें यहाँ भी करती है। पास पड़ोस वाले सुनते होंगे तो क्या कहते होंगे। यही ना कि मजली रानी की रानी रंडियों की तरह गा रही है। बाबा, इस कुल में तो ऐसा कभी नहीं हुआ। कुल को तो ना लजवाओ देवी। बाप के घर जाना तो भीतर क्या, चाहे सड़क पर गाती फिरना, किंतु यहाँ यह सब ना होने पावेगा। तुम्हें क्या, घर के भीतर बैठी बैठी चाहे जो करो, वहाँ आदमियों की तो नाक कटती है। एक सांस में इतनी सब बातें कह के बड़ी रानी चली गई। मैंने सोचा, शराब पीकर रंडियों की बाह में बाह डालकर टहलने में आदमियों की नाक नहीं कटती। गरीबों पर मनमान में जुल्म करने पर नाक नहीं कटती। नाक कटती है मेरे गाने से। सो अब मैं बाजे को हाथ तक ना लगाऊंगी। उस दिन से मैंने फिर बाजे को कभी ना छुआ और ना छोटे राजा ने ही मुझसे कभी गाने का आग्रह किया। यदि वे आग्रह करते तब भी मुझ में बाजा छूने का साहस ही ना था। इस घटना के कई दिन बाद एक दिन मास्टर बाबू छोटे राजा को पढ़ाकर ऊपर से नीचे उतर रहे थे और मैं नीचे से ऊपर जा रही थी।
आखिर सीढ़ी पर ही मेरी उनसे भेंट हो गई। वे ठिठक गए। बोले, कैसी हो मछली रानी? जीती हूँ, खुश रहा करो। इस प्रकार रहने से आखिर कुछ लाभ? जी को कैसे समझाऊं मास्टर बाबू? अच्छी अच्छी पुस्तकें पढ़ा करो, उनसे अच्छा साथी संसार में तुम्हें कोई ना मिलेगा। पर मैं अच्छी अच्छी पुस्तकें लाऊं कहाँ से? लाने का जिम्मा मेरा। यदि आप अच्छी पुस्तकें ला दिया करें तो इससे अच्छी और बात ही क्या हो सकती है? यह कौन बड़ी बात है मछली रानी? मेरे पास बहुत सी पुस्तकें रहती हैं, उनमें से कुछ मैं तुम्हें ला दूंगा। इस कृपा के लिए उन्हें धन्यवाद देते हुए मैं ऊपर चली और वे बाहर चले गए। मैंने ऊपर उठाकर आंख देखा तो बड़ी रानी खड़ी हुई तीव्र दृष्टि से मेरी ओर देख रही थी। मैं कुछ भी ना बोलकर नीचे निगाह किए हुई अपने कमरे में चली गई। दूसरे दिन मास्टर बाबू समय के कुछ पहले ही आए। उनके हाथ में कुछ पुस्तकें थी। वे छोटे राजा के कमरे में ना जाकर सीधे मेरे कमरे में आए और बाहर से ही आवाज दी, किंतु दोनों दासियों में से उस समय एक भी हाजिर हाजिर ना थी। इसलिए मैंने ही उनसे कहा, आइए मास्टर बाबू। वे आकर बैठ गए। किताबों और लेखकों के नाम बतलाकर वे मुझे किताबें देने लगे। ये महात्मा गांधी की आत्मकथा के 2 भाग हैं। यह है बाबू प्रेमचंद की रंगभूमि, इसके भी 2 भाग हैं। यह मैथिली शरण बाबू का साकेत और यह है पंत जी का पल्लव। इसके अतिरिक्त और भी बहुत सी पुस्तकें हैं। इन्हें तुम पढ़ लोगी तब मैं तुम्हें ला दूंगा। इसके बाद वे साकेत उठाकर उर्मिला से लक्ष्मण की विदा का जो सुंदर चित्र मैथिली बाबू ने अंकित किया है, मुझे पढ़कर सुनाने लगे। इतने में ही मुझे वहां बड़ी रानी की झलक दिख पड़ी और उसके साथ मेरे कमरे के दोनों दरवाजे फटाफट बंद हो गए। मास्टर बाबू ने एक बार मेरी तरफ, फिर दरवाजे की तरफ देखा। फिर वे बोले, भाई, यह दरवाजा किसने बंद कर दिया है? खोल दो। जब कोई उत्तर ना मिला तो मुझे क्रोध आ गया। मैंने तीव्र स्वर में कहा, यह दरवाजा किसने बंद किया है? खोलो। क्या मालूम नहीं है कि हम लोग भीतर बैठे हैं? बड़ी रानी की कर्कश आवाज सुनाई दी। ठहरो, अभी खोल दिया जाएगा। तुम लोग भीतर हो, यही दिखाने के लिए दरवाजा बंद किया गया है। पर देखने वाले भी तो जरा आ जाएं। यह नारकीय लीला अब ज्यादा दिन ना चल सकेगी। नारकीय लीला? मेरा माथा ठनका। हे भगवान, क्या पुस्तक पढ़ना भी नारकीय लीला है? इस प्रकार लगभग 15 मिनट हम लोग बंद रहे। गुस्से में मास्टर बाबू का चेहरा लाल हो रहा था। उधर बाहर बड़े राजा, मझले राजा और महाराजा जी की आवाज मुझे सुनाई दी और उसके साथ ही कमरे का दरवाजा खुल गया। बड़ी रानी बोली, मेरी बातों पर तो कोई विश्वास ही नहीं करता था। अब अपनी अपनी आंखों देखो। आंखें धोखा तो नहीं खा रही हैं। आज तक मैंने मछली राजा की विलासी मूर्ति देखी थी, आज मैंने उनका रौद्र रूप भी देखा। क्रोध से पैर पटकते हुए वे बोले, किरण कुमार, इस कमरे में तुम किसके हुक्म से आए? मास्टर बाबू भी उसी स्वर में बोले, मुझे किस कमरे में जाने का हुक्म नहीं है। बड़े राजा, मास्टर बाबू, अब यहाँ से चले जाओ, इसी में तुम्हारा कुशल है। वे, मुझे ऐसा कुशल नहीं चाहिए। मैं पापी नहीं हूँ जो कायर की तरह भाग जाऊंगा। जाने से पहले मैं आपको बतला देना चाहता हूँ कि मैं और मछली रानी दोनों ही पवित्र और निर्दोष हैं। यह हरकत ईर्ष्या और जलन के कारण की गई है। बड़ी रानी गरज उठी, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, चोरी की चोरी उस पर से सुई चोरी। मैं ईर्ष्या करूंगी तुमसे? तुम हो किस खेत की मूली? मैं तुम्हें समझती क्या हूँ? तुम हो एक अदना से नौकर और यह है कल की छोकरी, जो भी किसी रईस के घर की नहीं। ईर्ष्या तो उससे की जाती है जो अपनी बराबरी का हो। फिर बड़े राजा की तरफ मुड़कर बोली, तुम इसे ठोकर मार के निकलवा क्यों नहीं देते? तुम्हारे सामने ही खड़ा खड़ा जवान लड़ा रहा है और तुम सुन रहे हो? पहले ही कहा था कि नौकर चाकर को ज्यादा मुंह ना लगाया करो। महाराज बड़े गुस्से से बोले, किरण कुमार, चले जाओ। इसी समय ना जाने कहां से छोटे राजा आ पड़े और मास्टर बाबू को जबरदस्ती पकड़कर अपने साथ लिवा ले गए। वे चले गए। मुझ पर क्या बीती होगी कहने की आवश्यकता नहीं, समझ लेने की बात है। नतीजा सबका यह हुआ कि उसी दिन एक चिट्ठी के साथ सदा के लिए मैं विदा कर दी गई। एक इक्के पर बैठाकर चपरासी मुझे मेरे माँ के घर पहुंचाने गया। चिट्ठी मेरे पिताजी के नाम थी, जिसमें लिखा था कि आपकी पुत्री भ्रष्टा है, इसने हमारे कुल में दाग लगा दिया है। इसके लिए अब हमारे घर में जगह नहीं है। बात की बात में सारे मोहल्ले भर में मेरे भ्रष्ट आचरण की बात फैल गई। यहाँ तक कि मेरे घर पहुँचने से पहले ही यह बात घर तक पहुँच गई थी। जब मैं पिता के घर पहुँची, शाम हो चुकी थी। इसी बीच माताजी का देहांत हो चुका था।
भाई भी तीनों कॉलेज में थे। घर पर मुझे केवल पिताजी मिले। उन्होंने मुझे अंदर ना जाने दिया, बाहर दालान में ही बैठाया। चिट्ठी पढ़ने के बाद वे तड़प उठे। बोले, जब यह भ्रष्ट हो चुकी है, तो इसे यहाँ क्यों लाए हो? रास्ते में कोई खाक खंदक ना मिला जहाँ ढकेल देते। इसे मैं अपने घर ना रखूंगा। जाए कहीं भी मरे, मुझे क्या करना है? मैंने अपने पिताजी के पैरों पर लौट गई। रोती रोती बोली, पिताजी मैं निर्दोष हूँ। पिताजी दो कदम पीछे हट गए और कड़क कर बोले, दूर रह चंडालिन। निर्दोष तू होती तो इतना बवंडर ही क्यों उठता? उन्हें क्या पागल कुत्ते ने काटा था जो बैठे बिठाए अपनी बदनामी करवाते? जा, जहाँ जगह मिले समा जा। मेरे घर में तेरे लिए कोई जगह नहीं है। क्या करूं? अंग्रेजी राज ना होता तो बोटी बोटी काट कर फेंक देता। इस हो हल्ला में समाज से कई ऊंची नाक वाले अगुआ और कई पास पड़ोस वाले भी जमा हो गए। सबने मेरे भ्रष्ट आचरण की बात सुनी और घृणा से मुंह बिचकाया। या बोला, नहीं भाई, अब तो यह घर में रहने लायक नहीं है। जब ससुराल वालों ने ही निकाल दिया तो क्या पंडित राम भजन अपने घर रख कर जात में अपना हुक्का पानी बंद करवाएंगे? दूसरे ने पिताजी पर पानी चढ़ाया। अरे भाई, घर में रखे तो रखने दे, उनकी लड़की है, पर हम तो पंडित जी के दरवाजे पर पैर न देंगे। मैं फिर भी एक बार भीतर जाने के लिए दरवाजे की तरफ झुकी, किंतु पिताजी ने एक झटके से मुझे दरवाजे से कई हाथ दूर फेंक दिया। कुल में दाग तो मैंने लगा ही दिया था। वे मुझे घर में रखकर क्या जात बाहर भी हो जाते? मैं दूर जा गिरी और गिरकर बेहोश हो गई। मुझे जब होश आया तब मेरे घर का दरवाजा बंद हो चुका था और मोहल्ले भर में सन्नाटा छाया था। केवल कभी-कभी एक दो कुत्तों के भौंकने का शब्द सुन पड़ता था। मैं उठी, बहुत कुछ सोचने के बाद स्टेशन की तरफ चली। एक कुत्ता भौंक उठा, जैसे कह रहा हो कि अब इस मोहल्ले में तुम्हारे लिए जगह नहीं है। जब मैं स्टेशन पहुंची, एक गाड़ी तैयार खड़ी थी। बिना कुछ सोचे विचारे मैं गाड़ी के एक जनाने डिब्बे में बैठ गई। गाड़ी कितनी देर तक चलती रही, कहाँ-कहाँ खड़ी हुई, कौन-कौन से स्टेशन बीच में आए, मुझे कुछ पता नहीं लगा। किंतु सवेरे जब ट्रेन कानपुर पहुंचकर रुक गई और एक रेलवे कर्मचारी ने आकर मुझे उतरने को कहा, तो मैं जैसे चौंक सी पड़ी। मैंने देखा पूरी ट्रेन यात्रियों से खाली। स्टेशन पर भी यात्री बहुत ही कम थे। ट्रेन से उतरकर मेरी समझ में ही ना आता था कि कहाँ जाऊँ। कल इस समय तक जो एक महल की रानी थी, आज उसके खड़े होने के लिए भी स्थान ना था। बहुत देर बाद मुझे एकाएक ख्याल आया कि सत्याग्रह संग्राम तो छिड़ा ही हुआ है। क्यों ना मैं भी चलकर स्वयं सेविका बन जाऊं और देश सेवा में जीवन बिताऊं। पूछती हुई मैं किसी प्रकार कांग्रेस के दफ्तर में पहुंची। वहां पर दो तीन व्यक्ति बैठे थे। उन्होंने मुझे पूछा कि मेरे पास किसी कांग्रेस कमेटी का प्रमाण पत्र है। मैंने कहा नहीं, तो उन्होंने मुझे स्वयं सेविका बनाने से इनकार कर दिया। इसके बाद इसी प्रकार मैं कई संस्थाओं और सुधारकों के दरवाजे भटकी, किंतु मुझे कहीं भी आश्रय ना मिला। विवश होकर मैं भूखी प्यासी चल पड़ी, किंतु जाती कहाँ। थक कर एक पेड़ के नीचे बैठ गई। मैंने अपनी अवस्था पर विचार किया। मैं आज रानी के पद से भिखारिन हो चुकी थी। मेरे सामने अब भिक्षावृत्ति को छोड़कर दूसरा उपाय ही क्या था? उसी समय ना जाने कहाँ से एक भिखारिन बुढ़िया भी उसी पेड़ के नीचे छोटी-छोटी पोटलियाँ लिए हुए आकर बैठ गई। बड़े इत्मीनान के साथ अपने दिन भर के माँगे हुए आटे, दाल चावल को अपने चीथड़े में अच्छी तरह बाँध कर बुढ़िया ने मेरी तरफ देखा। मैंने भी उसकी ओर देखा। दुःख में भी एक प्रकार का आकर्षण होता है, जिसने क्षण भर में ही हम दोनों को एक कर दिया। भिखारिणी बहुत बूढ़ी थी, उसे आँख से भी कम दिखता था। भिक्षावृत्ति करने के लिए अब उसे किसी साथी या सहारे की ज़रूरत थी। मैं उसी के साथ रहने लगी। कई बार मैंने आत्महत्या करना चाहा, किंतु उस समय ऐसा मालूम होता जैसे कोई मेरा हाथ पकड़ लेता हो। मैं आत्मघात भी नहीं कर सकी। लगातार 1 साल तक भिखारिणी के साथ रहकर भी मुझे भीख मांगना ना आया। आता भी तो कैसे? अतएव मैं बुढ़िया का हाथ पकड़कर उसे सहारा देती हुई चलती, भीख वही मांगा करती। मैं जवान थी, सुंदर थी, फटे-चिथड़े और मैले-कुचैले वेश में भी मैं अपना रूप ना छिपा सकती थी, और मेरा रूप ही हर जगह मेरा दुश्मन हो जाता। अपने सतीत्व की रक्षा हेतु मुझे बहुत सचेत रहना पड़ता था, और इसीलिए मुझे जल्दी-जल्दी स्थान बदलना पड़ता था। मेरे बदन की साड़ी फटकर तार-तार हो गई थी।
बदन ढकने के लिए साबित कपड़ा भी ना था। प्रयाग में माघी अमावस्या के दिन बड़ा भारी मेला लगता है। बुढ़िया ने कहा, वहां चलने पर हमें 3-4 महीने भर के खाने को मिल जाएगा और कपड़ों के लिए भी पैसे मिल जाएंगे। मैं बूढ़ी के साथ पैदल ही प्रयाग के लिए चल पड़ी। मांगते खाते कई दिनों से हम लोग प्रयाग पहुंचे। यहाँ पूरे महीने भर मेला रहता है। दूर दूर के बहुत से यात्री आते हैं। हम लोग रोज सड़क किनारे एक कपड़ा बिछाकर बैठ जाते और दिन भर भिक्षा मांग कर शाम को एक पेड़ के नीचे अलाव जलाकर सो जाते। एक दिन इसी प्रकार शाम को जब हम दिन भर की भिक्षावृत्ति के बाद लौट रहे थे, एक बग्घी निकली जिसमें कुछ स्त्रियां थी। बुढ़िया एक पैसे के लिए हाथ फैलाकर गाड़ी के पीछे पीछे दौड़ी। कुछ देर बाद गाड़ी के अंदर से एक पैसा फेंका गया। शाम को धुंधले प्रकाश में बुढ़िया जल्दी पैसा ना देख सकी। वह पैसा देखने के लिए कुछ देर झुकी रही। उसी समय एक मोटर पीछे से और एक सामने से आ गई। बुढ़िया ने बचना चाहा। मोटर वाले ने भी बहुत बचाया, पर बुढ़िया मोटर की चपेट में आ ही गई। उसे गहरी चोट लग गई और उसे बचाने की चेष्टा में मुझे भी काफी चोट आई। जिस मोटर की चपेट हम लोगों को लगी थी, उस मोटर वाले ने पीछे मुड़कर देखा भी नहीं, किंतु दूसरी मोटर वाले रुक गए। उसमें से 2 व्यक्ति उतरे। मेरे मुंह से सहसा एक चीख निकल गई। कई दिनों तक लगातार बुखार के बाद जिस दिन मुझे होश आया, मैंने अपने आप को एक जनाने अस्पताल के पर्दा वार्ड के कमरे में पाया। एक खाट पर मैं पड़ी थी। मेरे पास ही दूसरी खाट पर भिखारिणी मरणासन्न अवस्था में पड़ी थी। मैं खाट से उठकर बैठने लगी। मास्टर बाबू पास ही की कुर्सी पर बैठे कुछ पढ़ रहे थे। मुझे उठते देखकर पास आकर बोले, अभी आप ना उठे। बिना डॉक्टर की अनुमति के आपको खाट से नहीं उठना है। क्यों? मैं पद की भिखारिणी, मुझे ये सब साफ साफ सुथरे कपड़े नरम नरम बिछौने क्यों चाहिए? कल से तो मुझे फिर वही गली गली की ठोकर खानी पड़ेगी ना। उनकी बड़ी बड़ी आंखें सजल हो गई। वे बड़े ही करुण स्वर में बोले, मछली रानी, क्या तुम मुझे क्षमा ना करोगी? तुम्हारा अपराधी तो मैं ही हूँ ना। मेरे कारण ही तो तुम आज राजरानी के पद से भिखारिणी बन गई हो। जब मुझे उन्होंने मछली रानी कहकर बुलाया, तो मैं चौंक सी पड़ी। सहसा मेरे मुंह से निकल गया, मास्टर बाबू। 2-3 दिन में मैं पूर्ण स्वस्थ हो गई, परंतु भिखारिणी की हालत ना सुधर सकी और एक दिन उसने अपनी जीवन लीला समाप्त कर दी। उसके अंतिम संस्कारों से निर्वृत्त होकर मैं मास्टर बाबू के साथ उनके बंगले में रहने लगी, किंतु मैं अभी तक ना जान सकी कि वे मेरे कौन हैं। वे मुझ पर माता की तरह ममता, पिता की तरह प्यार करते हैं, भाई की तरह सहायता और मित्र की तरह नेक सलाह देते हैं, पति की तरह रक्षा और पुत्र की तरह आदर करते हैं। कुछ ना होते हुए भी वे सब कुछ हैं, और सब कुछ होते हुए भी वे मेरे कुछ नहीं हैं। तो ये थी कहानी। आशा करती हूँ आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और आगे की कहानियों के लिए मेरे साथ जुड़े रहिएगा। धन्यवाद आप सभी को।